ये आप मैंने अभी तो आएंगे लोग 8-10 मिनट में। कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप पूछिए, तब तक बताया जाए। उसके बाद आपका कुछ लोग क्वेश्चन दिए हैं जो पिछली बार आपका पूछा गया है और संभावना भी है पूछने की। तो उन क्वेश्चनों पर आपका मैंने विचार किया जाएगा। आपका मैंने उन क्वेश्चनों पर भी हमें विचार करना है। एक है क्वेश्चन आपका दिए हैं लोग। देखिए कोई कोई क्वेश्चन है भाई, आप लोग कुछ छांट कर लाए हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ लाए हैं आप लोग भाई? कैसे काम चलेगा भाई? क्वेश्चन लाइए तब ना। भाई हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपका भी तो कर्तव्य है कि कहीं पत्रिका में कुछ मिले या कुछ बातें आपको न आए, तो वो बातें भाई लाइए तभी तो। ठीक है, समय है, लेकिन आपका भाई ये भी नहीं है कि अनंत काल तक समय है। एक तो आप लोग प्रयास करिए कि भाई कुछ क्वेश्चन निकाला जाए। देखिए आपका जो जो हम्म, हाँ हाँ बताइए। हम्म, देखिए जो ये इसके लिए आपका सेकुलरिज्म पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपका मैंने जो आप पूछ रहे हैं, इसके लिए आपका ये सही करें 25 से लेकर, और आपका जो ये अधिकार दिया गया है आपका, और इसको हिजाब से भी वर्तमान में पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। अभी संविधान ही चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कुछ क्वेश्चन आपका मैंने नए नए जो आ रहे हैं उसको बताया जाए, और उसको लिखे अभी मिक्स करके बता रहे हैं, आ जाए लोग तो और बताया जाएगा। आपका जो सीआरपीसी में टेक्निकल दो चार क्वेश्चन उठे हैं, वह जो टेक्निकल क्वेश्चन उठे हैं, आपका डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, यानी कि व्यतिक्रम के कारण या चूक के कारण जमानत किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार कई लोगों से बना। तो इसके लिए आप ये बताएंगे कि जब भी आपका डिफ़ॉल्ट बेल पूछा जाए, यानी कि व्यतिक्रम के कारण या चूक के कारण जमानत, तो आपका सीआरपीसी की धारा 167 आप बताएंगे। 167 में आपका ये है कि अगर किसी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसे दंड 10 वर्ष से कम हो सकता है तो 60 दिन, और अगर आपका दंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक से दंडनीय अपराध किया है तो 90 दिन, 90 डेज में यदि पुलिस पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजती तो अभियुक्त को साधिकार जमानत पाने का अधिकार होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट बेल। यानी कि अगर आपका पूछे कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, तो आपका 167 कवर करेंगे। और आप बेरक से और पढ़ेंगे भाई, ये नहीं कि हम पूरा बता देंगे। आपको हम ये बताते हैं कि आपको यहाँ ये प्रावधान डिटेल में मिलेगा। हम तो काफ़ी शॉर्टकट में बता रहे हैं आपका डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में। और 60 दिन और 90 दिन का नियम क्या करना है याद, ये जो पूछा गया है। इसके बाद आपका जो सीआरपीसी में ज़्यादा क्वेश्चन बना है, वह आपका मैंने एक तो एफआईआर से भी बना है, और दूसरा आपका इन्वेस्टिगेशन से। जो आपका पूछा गया है, एक तो पुलिस रिपोर्ट से भी भाई क्वेश्चन बना है, उसको लिख लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। ये पूछा गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है।
तो आपका जवाब रहेगा कि पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2R में दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण के पश्चात अर्थात इन्वेस्टिगेशन के बाद सेक्शन 173 के क्लाज 2 के तहत भेजी गई रिपोर्ट ही पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। तो जैसे ही पुलिस रिपोर्ट पूछे तो आप कवर करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 2R और इसी से कवर करेंगे आपका 172 का कौन सा क्लास 2। अगर आगे पूछता है तब आप बताइए, नहीं तो आप पुलिस रिपोर्ट इतने पर ही रुक जाइए। अगर ये पूछे कि पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं तो आप बताइएगा 2 प्रकार की होती हैं। आपका लिख लीजिए इसी में भाई, पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है। पहला पुलिस रिपोर्ट ये हो सकती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये रिपोर्ट भेजे कि इस मामले में एविडेंस पर्याप्त या सफिशिएंट मिल गया है, यानी कि साक्ष्य का पर्याप्त होना। दूसरा प्रकार है सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, यानी कि साक्ष्य का अपर्याप्त होना। तो पुलिस रिपोर्ट आपका पूछा गया है। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है। एक याद रखिए, साक्ष्य का पर्याप्त होना और दूसरा साक्ष्य का अपर्याप्त होना। इसमें जो आगे पूछा गया है ध्यान में रखिएगा, जो 3-4 टेक्निकल इसमें क्वेश्चन आएंगे कि जब पुलिस ये लिख कर भेजती है कि एविडेंस या साक्ष्य पर्याप्त है तो इसको एक लीगल तौर पे नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं चार्जशीट या आरोप पत्र या चालानी शीट। तीनों याद रखिए, यानी कि जब पुलिस ये लिख कर भेजे कि साक्ष्य पर्याप्त है तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, माने और भी नाम है, इसको कहते हैं चालानी शीट या चार्जशीट या हिंदी में आरोप पत्र, यानी कि पुलिस ने आरोप पत्र भेजा। दूसरा जो आपका, अगर पुलिस ये लिख कर भेजती है कि साक्ष्य अपर्याप्त है, इसका जो नाम दिया जाता है क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट या एफआर। क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या एफआर भी कहा जाता है, अंतिम रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्लोजर रिपोर्ट। इसके बाद आपका पूछा जाता है, देखिए क्या इसमें पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट जो काग्निजेंस लेता है वह किस पर लेता है। आपका चार्जशीट पर कि क्लोजर रिपोर्ट पर लेता है तो ये ना मारिएगा। मजिस्ट्रेट जो काग्निजेंस लेता है 190 सीआरपीसी में वह पुलिस रिपोर्ट पर लेता है। अब ये जो क्वेश्चन बना है आगे कि भाई पुलिस रिपोर्ट तो 2 प्रकार की होती है, एक आपका चार्जशीट और एक फाइनल रिपोर्ट। तो क्या मजिस्ट्रेट चार्जशीट पर काग्निजेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और क्या क्लोजर रिपोर्ट पर ले सकता है कि नहीं ले सकता है। यही आपका पॉइंट पूछा जाता है कि अगर पुलिस ने ये रिपोर्ट भेजी है कि हजूर साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला और मजिस्ट्रेट ने केस डायरी को देखा, अन्य दस्तावेजों को देखा, उसका विचार है कि साक्ष्य तो सफिशिएंट हैं, लेकिन पुलिस ने निष्कर्ष ही गलत निकाला है। तो भले पुलिस ने आपका एफआर भेजी हो तो एफआर पर भी काग्निजेंस लिया जा सकता है, क्योंकि काग्निजेंस चार्जशीट और एफआर पर नहीं बल्कि किस पर लिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट पर। याद रखिए, एफआर पर भी ले सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका आरूसी मर्डर केस है जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। सीबीआई ने एफआर लगाया था, उस पर क्या ले लिया, संज्ञान।
यानी कि कुछ आपका टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे भी बन रहे हैं। आपका अगला जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है? आजकल ज़्यादा बन रहा है। प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी। भाई पिछली बार कई लोगों से बना था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट सीआरपीसी की धारा 151 में समाहित है। इसमें सीआरपीसी की, यानी कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध किए जाने के पूर्व ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं। इसका प्रावधान डिटेल में कहाँ है? तो सीआरपीसी की धारा आपका 151। ये डिटेल में पढ़ना, ये नहीं कि मैं केवल सार बता रहा हूँ, आपको भाई डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद टेक्निकल जो क्वेश्चन बन रहा है वह इनहेरेंट पावर से भी बन रहा है। इनहेरेंट पावर को भाई अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पिछली बार देखिए क्या बना था क्वेश्चन इस पर। जब भी आप इनहेरेंट पावर या हिंदी में सहज शक्ति या अंतर्निहित शक्ति पढ़िए, यानी कि आपका या निहित शक्ति या, देखिए तीन चार नाम याद रखिएगा, वैसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा कि इनहेरेंट पावर किसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इनहेरेंट पावर कहते हैं और आपका हिंदी में आपका अंतर्निहित शक्ति या आइए हो बैठिए इधर, आज थोड़ा पहले शुरू हो गया 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्निहित शक्ति या निहित शक्ति या समाहित शक्ति या बिहार जो कंपटीशन में देता है सहज शक्ति। जब भी आप इनहेरेंट पावर पढ़िए तो कम से कम 3 प्रावधानों को एक साथ पढ़िएगा। एक संविधान का अनुच्छेद 142 पढ़िएगा, यानी कि 142। फिर सीआरपीसी की धारा 482 पढ़िएगा और सीपीसी की धारा 151। फिर एक बार तीनों देखिए। यहाँ 3-4 नियम थोड़ा अच्छे जानने जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप इनहेरेंट पावर पढ़िए तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका माने आर्टिकल हैं, बैठिए 140, बैठ जाइए इधर कहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 पढ़ेंगे। फिर सीआरपीसी का सेक्शन 482 पढ़ेंगे और सीपीसी की धारा 151। जैसे ही आप ये तीनों बताएंगे वैसे ही हो सकता है पूछ ले कि तीनों में अंतर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बना है। देखिए हम एक दो उदाहरण भी जोड़ेंगे। देखिए आपका एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत कर रहे हैं। जब भी इसको पूछे, जब भी बताइए तो जितना पूछे उतना बताते जाइए। पहला आप सिद्धांत बताएंगे जूरिस कार्पस, यहाँ से उठाइएगा। पिछली बार पूछा गया कि जूरिस कार्पस का मतलब क्या हुआ। तो आपका इंग्लिश में जो कहा जाता है जूरिस कार्पस, जूरिस मतलब ला होता है और कार्पस यानी कि बॉडी। तो ला मतलब विधि और बॉडी मतलब शरीर, यानी कि विधि का शरीर। न्यायालयों को विधि का शरीर माना जाता है, यानी कि फिर एक बार याद रखिए, न्यायालयों को विधि का शरीर माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दूसरे एंगल से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका चाहे कितना ही बड़ा कानून बना ले, ये संभव ही नहीं है कि उस कानून में सभी समस्याओं का समाधान कर दे। यानी कि लेजिस्लेचर चाहे कितना भी सोच ले, कितना भी बड़ा कानून बना ले, वह कानून एक झाष्टिम नहीं हो सकता। एक झाष्टिम मतलब कि अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात उसमें वह सभी बातों का
समावेश नहीं कर सकती, सोच से क्या है उसके परे। अतः कोर्ट में ये पहले से पावर वेस्टेड रहता है कि जो बातें कानून में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई हैं, कोर्ट जस्टिस के आधार पर यानी कि न्याय के आधार पर, इक्विटी के आधार पर यानी कि साम्य के आधार पर, और गुड कंसेंस के आधार पर यानी कि शुद्ध अंतःकरण के आधार पर जो उचित हो उस मामले में क्या सुना सके, फैसला। ये जूरिस कार्पस भाई अच्छे से तैयार रखिए, यहीं से आपका। तो ये जो पावर है कोर्ट में, ये प्रदान नहीं की गई हैं, ये पहले से क्या है, वेस्टेड है। और उसी पावर को कानून की किसी न किसी धारा के तहत केवल सेविंग किया जाता है, बचाया जाता है कि जो ये न्यायालयों में पहले से पावर वेस्टेड हैं वह बना रहेगा। इस कानून के द्वारा भी उसमें कमी नहीं की जाएगी। तो जाकर आज सीआरपीसी की धारा 482 की हेडिंग देखिएगा, आपका सेविंग ही लिखा है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। अब आइए तीनों का उदाहरण देखिए, सिद्धांत जरूर याद रखें जो मैं बताया जूरिस कार्पस। इसके बाद आपका 3 एंगल से पढ़ना है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142, पिछली बार कई लोगों से बन पूछा भी गया था, इसलिए पूछा गया था कि उसी समय अयोध्या मामले में फैसला आया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे आपका मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। तो उसी पर ज़्यादा क्वेश्चन बना था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जिस आर्टिकल का उल्लेख किया था वह आर्टिकल कौन था, 142। अतः 142 की एक एक शब्दों को गंभीरता से पढ़कर जाइएगा क्योंकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कानून में यदि संविधान में कहीं किसी बात का कोई प्रावधान न किया गया हो तो उच्चतम न्यायालय केवल विधि का न्यायालय न होकर इक्विटी का भी न्यायालय है, जस्टिस का न्यायालय है। वह जस्टिस करने के लिए यानी कि पक्षकारों के बीच एब्सोल्यूट जस्टिस हो, पूर्ण न्याय हो, इसके लिए जो उचित हो वह फैसला सुना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से भले किसी बात की डिमांड न की गई हो, अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि न्याय इसी से होगा तो बिना मांगे भी किसी पक्षकार को क्या दे सकता है, आपका हक दे सकता है। और सबसे अच्छा उदाहरण इसमें कौन पाया जाता है, आपका अयोध्या का मामला कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या में बिना मांगे मुस्लिम पक्षकार को क्या की गई। तो ये किस लिए दी गई, न्याय के लिए कि आपका एप्स कंप्लीट यानी कि पक्षकारों के बीच पूर्ण क्या किया जाए, न्याय। ये इनहेरेंट पावर है भाई। लेकिन एक लेकिन भी लगाकर चलना है कि इस शक्ति का प्रयोग कानून के लिखित पाठ का उल्लंघन करके नहीं किया जा सकता। और ये उदाहरण निर्भया कांड से संबंधित है। जो निर्भया कांड था उसमें जो एक बालक था जो सबसे अधिक क्रूरता बरता था, आपका 4 साल बाद रिहा हो गया क्योंकि जे एक्ट हमारा बताता था 2000 वाला, अब तो 2015 में बन गया नया। जो पुराना जुनाइल जस्टिस एक्ट था वह बताता, पढ़ कर जाइए भाई, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। किशोर न्यायिक बोर्ड के जो मुख्य मुख्य प्रावधान है मैं बता दूं, बिहार यूपी उससे भी क्वेश्चन बनाया है, उसको थोड़ा पढ़ कर जाइएगा। कम से कम सेक्शन 18 तक, यानी कि पूरा न पढ़िए लेकिन कम से कम धारा किस तक, 18 तक एक सार पढ़ कर जाइएगा। उसमें ये था मैंने टेक्निकल क्वेश्चन कि जब वह 3 साल तक सुधार गृह में रहा, 1 साल बाद एनजीओ के अंडर में, कुल 4 साल बाद वह छूट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के माता पिता गए
और कहा कि इसे जेल में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी कानून से बंधे हैं और बिना किसी विधि के व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हम भी नहीं छीन सकते। हम भी संविधान से क्या हैं, बंधे हैं। यानी कि इनहेरेंट पावर का प्रयोग कानून के उल्लंघन करके नहीं किया जा सकता। याद रखें, जहां कानून नहीं है वहां केवल होगा। अगला ये आपका सीआरपीसी की धारा 482 तुरंत देखना है। ये इनहेरेंट पावर की सेविंग करती हैं, लेकिन केवल आपका किस कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और किस मामले में, क्रिमिनल मामले में। अर्थात उच्च न्यायालय सीआरपीसी में जिस बात के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, उस बात के बारे में वह जो उचित समझे कर सकता है। जो भी आदेश दे, जैसे एफआईआर रद्द कराना, चार्जशीट इत्यादि हो गया, तो यह 482 के तहत आप जा सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। इसके बाद 151 सीपीसी भी तैयार रखिएगा। ये जो हैं, ये सभी सिविल न्यायालयों में इनहेरेंट पावर क्या करता है, समाहित। तो तीनों में पूछ लेगा अंतर क्या है, तो 142 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट, 482 सीआरपीसी केवल क्रिमिनल मामलों में हाई कोर्ट, और सीपीसी 151 में सभी सिविल न्यायालय। तो इस प्रकार आपका इनहेरेंट पावर से एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद पिछली बार बिहार में आपका क्यूरेटिव पिटीशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना है। क्यूरेटिव पिटीशन, अब संविधान में आइए थोड़ा भाई, क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको भी हमें देखना है आज। तो क्वेश्चन वाइज भी हमें चलना है, क्योंकि भाई जो जो क्वेश्चन संभावित हैं आपका, वो भी हमें देखना है। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन आपका अभी क्वेश्चन वाइज चला जा रहा है, जो जो पूछा जा सकता है इधर उधर से। संविधान में आपका क्यूरेटिव पिटीशन भी पूछा जाता है। तो जब भी आपका पूछे क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, तो क्यूरेटिव पिटीशन की हिंदी होती है निरोगकारी याचिका, दोषकारी याचिका यानी कि आरोग्यकारी याचिका, या रिफॉर्मेटिव पिटीशन, या सुधारात्मक याचिका। ये 4-5 नाम है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्यूरेटिव पिटीशन, या इसको रिफॉर्मेटिव भी कहते हैं भाई, यूपीजे में जो पूछा गया था रिफॉर्मेटिव, चाहे क्यूरेटिव दे, तो इंग्लिश वर्जन जरूर टर्म याद रखे, चाहे रिफॉर्मेटिव दे। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन उत्पन्न हुई, ये किस कोर्ट द्वारा उत्पन्न की गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। किस कोर्ट में दायर की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद केस पूछ लेगा कि किस केस में ये आपका उत्पन्न किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो आपका जवाब रहेगा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा। अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा, सन 2002। क्यूरेटिव पिटीशन क्या है पूछे, तो इसका मतलब बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय अपनी द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी कि रिव्यू का रिव्यू, इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय अपनी द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार का पुनर्विचार, यानी कि कितनी बार पुनर्विचार करेगा, 2 बार। आइए एक उदाहरण देखा जाए। देखिए भाई, आपका बहुत अच्छा बिहार में क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था भाई, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका 137, इसके बाद आपका 142 और 32 देखना है क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। देखिए आपका आर्टिकल 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, चाहे किसी भी मामले में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो या कोई भी हो, एक बार क्या दिया है, जजमेंट दिया है। इसके बाद आपका
137 कहती हैं कि उसका रिव्यू कर सकता है, अर्थात उस पर पुनर्विचार कर सकता है और पुनर्विचार करके चौथी बार निर्णय उसी विषय पर सुना सकता है दूसरी बार। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक और अधिकार दे दिया कि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय के लिए अपनी ही निर्णय पर चौथी बार विचार कर सकता है। तीसरी और तीसरी बार विचार करके क्या सुना सकता है फैसला। तो जो ये तीसरी बार विचार करेगा ये 137 से कवर नहीं होगा, पहला याद रखिएगा। तो आखिर आपको कहाँ ये पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पावर की क्या आवश्यकता है, हम इनहेरेंट पावर में जो संविधान में नहीं है कुछ भी कर सकते हैं, हम न्याय के न्यायालय हैं, न्याय के लिए पप्पू कुछ भी करेगा। तो पप्पू कुछ भी करेगा तो यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति होती है किस आर्टिकल से, यही बार बार पूछा जा रहा था, किस आर्टिकल से, 142 इनहेरेंट पावर के कारण। और क्यूरेटिव पिटीशन जो दायर की जाती हैं वह किस अनुच्छेद के तहत, 32। केवल कहाँ दायर की जाएगी, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अब क्यूरेटिव पिटीशन के लिए देखिए क्या नियम है। एक तो आपका एक वरिष्ठ अधिकार, अब आपका अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का प्रमाणित करेगा। इसके बाद 3 जजों की बेंच बैठेगी, वह डिसाइड करेगी कि क्या ये याचिका स्वीकार करने लायक है कि नहीं। स्वीकार हो जाएगा तो सुनवाई होगी और नहीं होगा तो आपकी याचिका क्या हो गई, खारिज। एक आपका देखिए मैं बता रहा हूँ उदाहरण, भाई आपका अफजल गुरु के मामले में एक कमी रह गई, जैसे कि नारा आपका जेएनयू और जेएनयू में ज़्यादातर लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा इसलिए लगाया जाता है कि अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपील सुनी, खारिज की, फिर उसका रिव्यू किया, खारिज किया, लेकिन उसके पास एक विकल्प था, वह क्यूरेटिव पिटीशन क्या कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट में दायर। लेकिन जो विधवाएं थी, जो संसद हमले में मरे थे लोग, उनकी विधवाएं भूख हड़ताल कर दी और जाके गेट पर क्या हुई, बैठ गई, कहे कि जब तक फांसी नहीं, ये क्या नौटंकी किए हो, हमारे पति मरे हैं, बाल बच्चों के साथ बैठ गई और तुम लोग राजनीति कर रहे हो, तो जब तक फांसी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आनन फानन में उसे क्या दे दी गई, फांसी। तो इसीलिए, लेकिन एक विकल्प उसके पास अपने बचाव के लिए मौजूद था, वह सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या दायर कर सकता था, क्यूरेटिव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बाद में अंदर खाने गलती हुई, अतः वर्तमान समय में जिनको भी फांसी की सजा दी जाती है, आप गौर करिए, क्यूरेटिव पिटीशन या इत्यादि दायर होता है तो रात में अब कोर्ट खुल रहा है, रात में सुनवाई हो रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर कोई उंगली न उठाए। रात में कोर्ट खुल रहे हैं, चाहे आपका निर्भया कांड हो या कसाब का, जो भी आपका कांड हो, रात में खुलकर सुनवाई हो रही है। यानी कि इस प्रकार आपका क्यूरेटिव पिटीशन भी बताई गई। आपका यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब भाई आपका कुछ क्वेश्चन लोगों ने दिया है भाई, उस पर विचार किया जाए। दो दो लाइन न आए तो आप लिखिए। देखिए आपका कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है प्रोकुमुलेशन क्या है, उद्घोषणा क्या है। उसको लिखते रहे भाई, मिक्स क्वेश्चन है सबका, यानी कि आपका मिक्स क्वेश्चन है। जो ना है उसी को लिखिएगा, मैं बता दूं, ये नहीं कि सब कुछ लिखते रहे, एक दो दो लाइन हम बता रहे हैं। प्रोकुमुलेशन क्या है, तो आपका प्रोकुमुलेशन क्या है, तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की धारा 82। अब प्रोकुमुलेशन पर केवल ये नहीं पूछेगा कि प्रोकुमुलेशन क्या है, उद्घोषणा। अब उद्घोषणा पर जितने नियम हैं सबको दिमाग में बैठा लेना है। और आपका प्रोकुमुलेशन में जो जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, देखिए हम थोड़ा 2-2 मिनट डिटेल करते हैं और आप शॉर्टकट में न पढ़िएगा, क्योंकि आगे बढ़ जाए, हो सकता है उद्घोषणा आप बताएं तो
तो आप ये बताएंगे कि उद्घोषणा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो पूछेगा कि भाई प्रोक्लेमेशन होता क्या है, तो आपका ये जवाब रहेगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 82 के तहत की गई घोषणा ही क्या कहलाती है, उद्घोषणा। और यही तो हुआ कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत की गई घोषणा ही हम क्या कहते हैं, उद्घोषणा। अगर आगे पूछे कि आखिर बताइए 82 में क्या है, तब भाई सतर्क रहना है और आपका उसको लिख लीजिए। अब आपका 82 के क्लाज 1 को देखना है, 82 के क्लाज 4 को देखना है। 82 के क्लाज 1 से जो आपका पढ़ना है, यहाँ व्यक्ति पढ़ना है और यहाँ जो पढ़ना है वह अभियुक्त पढ़ना है। देखिए कैसे टेक्निकल क्वेश्चन निकलते हैं भाई सीआरपीसी में। फिर आपका 82(1) से आपको जोड़ना है आईपीसी की धारा 174 है और वहाँ से भी 174A। यानी कि 3 एंगल से पढ़िएगा, मैं बता दूं। पहला आपका 82(1), फिर 82(4) पढ़िएगा, फिर आपका व्यक्ति यानी कि पर्सन और एक्यूज्ड पढ़िएगा, और फिर आपका कह सकते हैं कि 174A आईपीसी पढ़ेंगे, तब कुछ प्रोक्लेमेशन तैयार होगा। देखिए 82 और 84 में अंतर भी पूछ सकता है, इसको 2-3 अंतर सटीक याद रखिएगा, पहले दोनों 2-2 लाइन बताया जाए। आपका 82 के क्लाज 1 में ये बताया गया है कि जब किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो और वह व्यक्ति या तो फरार हो गया हो या अपने को छिपा रहा हो, जिससे कि वारंट का निष्पादन न हो पा रहा हो, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिखित में एक उद्घोषणा कर सकता है, जिसमें कि हाजिर होने के लिए जो समय दिया जाएगा वह 30 दिन से और न्यून या कम नहीं होगा। अब यहाँ पूछ सकता है कि 30 दिन से कम होगा तो क्या होगा, तो उद्घोषणा अवैध होगी। यानी कि वह समय 30 दिन के क्या होना चाहिए, बात का, पहले का नहीं। सतर्क रहिए, पहले का होगा तो क्या होगा, अवैध होगा, उद्घोषणा अवैध होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर ऐसा व्यक्ति पर पहले पकड़िएगा, यानी कि 82(1) का प्रोक्लेमेशन आपका किसके खिलाफ होता है, तो आप बताइएगा व्यक्ति के खिलाफ। व्यक्ति में कौन शामिल है, यही डिटेल में पूछेगा। तो व्यक्ति में आपका 3 लोगों को बताइएगा। व्यक्ति का मतलब कि एक्यूज्ड भी हुआ, अभियुक्त भी हुआ। व्यक्ति का मतलब कि प्रतिभू भी हुआ, यानी कि जो सियोरिटी लिया है, गारंटर जमानतदार। और व्यक्ति का मतलब विटनेस भी हुआ, यानी कि गवाह या क्या। तो यानी कि धारा 82(1) की उद्घोषणा अभियुक्त के खिलाफ भी की जा सकती है, जमानतदार, प्रतिभू कहिएगा, सियोरिटी, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, जमानतदार के खिलाफ भी, और किसके खिलाफ भी, विटनेस के भी। कितना दिन का समय दिया गया है, 30 दिन। अब इस पर आइए, 30 दिन के बाद अगर इस समय के अंदर आपका अभियुक्त जमानतदार या साक्षी जिसके भी खिलाफ क्या की गई है उद्घोषणा, वह इस समय के अंतर्गत आ जाता है, तो ऐसी दशा में उसका क्या प्रभाव होगा, तो वह आईपीसी की धारा 174A के तहत आपका दंड का भागी नहीं होगा। अगर इस समय के अंदर आ जाए और इस बीच उसकी संपत्ति अटैच कर ली गई है, तो संपत्ति बिना कारण पूछे क्या कर दी जाएगी, रिटर्न। 2 प्रभाव होगा। समय के अंदर आ गया तो क्या वह सजा का हकदार होगा, नहीं। और अगर इस बीच उसकी संपत्ति क्या कर ली गई है, अटैच, तो संपत्ति क्या की जाएगी, उसकी वापस।
अगर समय के अंदर नहीं आता जो 30 दिन के बाद का दिया गया है, तो वह एक नया अपराध कर बैठता है। और वह अपराध किस धारा में आएगा? आईपीसी की धारा 174 ए में। और वह सजा का हकदार होगा। सजा जरूर याद रखिएगा, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। उसको लिख लीजिएगा भाई। यानी कि 82 का वायलेशन करना दंडनीय है। किस धारा में? आईपीसी में 174 ए में। सजा बताइएगा पूछेगा तो, क्योंकि आईपीसी भी खूब पूछा जाता है बिहार में। तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। दूसरे पॉइंट पर आइए। जो 82 के क्लाज 4 की एक प्रोकमलेशन है, वह आपका सबके लिए नहीं है, बल्कि केवल और केवल अभियुक्त के लिए है। ये बाद में जोड़ा गया प्रावधान 2005 में जोड़ा गया और 23 जून 2006 से लागू किया गया। किस तारीख से? 23 जून 2006। इसमें आपका है क्या मुख्य रूप? दूसरी बार उद्घोषणा होती है, पहली नहीं। पहली तो हो ही गई है, चौथी बार ये दूसरी बार प्रोकमलेशन होगा। केवल अभियुक्त के खिलाफ होगा, सभी अपराधों में नहीं होगा। 19 गंभीर अपराध दिए गए हैं, उसमें होगा। और फिर समय दिया जाएगा कितने दिन के बाद का? 30 दिन के। हाजिर हो। अगर इस 30 दिन जो समय दिया गया है उसके अंतर्गत ऐसा अभियुक्त हाजिर नहीं होता, तो वह एक अब नया अपराध भी कर बैठा। तो किस धारा में अपराध कर बैठा? 174 ए आईपीसी। लेकिन दंड की मात्रा बढ़ेगी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि 82 का वायलेशन, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। और 82 का वायलेशन, तो दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। कितना? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो आपका दोनों याद रखिए भाई, ये प्रोकमलेशन है। और भी पूछ सकता है जोड़कर इसे आपका, क्योंकि वहाँ पुलिस अधिनियम है नहीं, तो पुलिस अधिनियम भी बताया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपका जोड़कर ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई प्रोकमलेंट अफेंडर हैं, तो और क्या सीआरपीसी में प्रावधान है? तो बताइए, तो और क्या क्या कहीं है कुछ इसके बारे में? अगर उद्घोषित अपराधी है तो 41 को जोड़िएगा कि पुलिस वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकती है? गिरफ्तार। और कहाँ प्रावधान है? 43, 42 नहीं 43, 43 में प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकता है? गिरफ्तार। और बताइए। ठीक है, 2 जगह आप लोग बताए। प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट किस धारा के तहत जारी किया जाता है? 72 की 73, 73, तो उसमें भी है। उसको लिख लीजिए तो एक जगह भाई। आपका 41 पढ़ेंगे, फिर 43 पढ़ेंगे, और फिर 73 सीआरपीसी। 41, 43 और 70 आपका 3 प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट। तो उद्घोषित अपराधी हैं तो उसके खिलाफ भी जारी हो सकता है। ये बताएं तीनों धाराएं कि हो जाएगा आपका? कहे तो एक एक लाइन बताया जाए, नहीं तो ना आ गया तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, देखिए, आपका किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। निकल भागा सिद्ध दोष को गिरफ्तार करने, उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, और ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध किया हो और गिरफ्तारी से बच रहा हो। यानी कि आम आदमी आप ही के नाम गिरफ्तारी का वारंट कि जाकर क्या करिए इस प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार। अपवादिक दशा है, नियम नहीं है भाई। नियम है कि गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम? पुलिस के नाम। अगला देखिए आपका, जो अगला आपका क्वेश्चन है इसमें बेलेबुल और नॉन बेलेबुल ऑफेंस में को समझाइए। देखिए, आपका बेलेबुल और नॉन बेलेबुल आपका ऑफेंस को समझाइए।
तो आप अब कैसा इसमें क्वेश्चन बनता है, अगर ये पूछे कि एक लाइन में अंतर बताइए कि बेलेबुल और नॉन बेलेबुल यानी कि जमानती और गैर जमानती या अजमानती ऑफेंस में डिफरेंस क्या है। तो एक लाइन में पूछेगा तो आप भी एक ही लाइन में बताइएगा। वह आपका अंतर ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बेलेबुल ऑफेंस में बेल पाना अभियुक्त का राइट होता है, जबकि नॉन बेलेबुल में कोर्ट का आपका विवेकाधिकार होता है। बस एक लाइन बताइए। भाई आपका ये कह रहा है कि एक लाइन में ही बताइए, तो क्या मतलब 10 लाइन का, एक लाइन में बताइए। अगर आगे बढ़ता है कि बेलेबुल ऑफेंस में बेल किस सेक्शन के तहत पाई जाती हैं, तो 436 के तहत, और नॉन बेलेबुल में तो 3 धाराएं बताइएगा कौन कौन, 437, 438, 439। फिर आपका अगर पूछे कि किस मामले में, किस अपराध में आपका गिरफ्तारी के पूर्व भी आप बेल पा सकते हैं, तो अजमानतीय में कौन सा सेक्शन, 438। अब आपका अब क्या पूछ रहा है उस हिसाब से भाई क्वेश्चन निर्भर करेगा। मैं फिर अंतर पूछे तो कम से कम 5 अंतर तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन साधारण अपराध है कौन गंभीर, तो जमानती को साधारण बताइएगा, अजमानती को गंभीर। पूछे तब आपका, यानी कि आपका कई क्वेश्चन इसमें 2-3 बन सकते हैं। अगला देखा जाए भाई, आपका कह सकते हैं कि पुलिस कब वारंट पर आपका क्या है, पुलिस नहीं, पुलिस कब वारंट पर, चलिए आगे देखते हैं, इसको समझ में नहीं भाई क्या है। अब ये देखिए तो पुलिस को वारंट पर छोड़ सकती है। हाँ भाई, ये भी पूछा जाता है। देखिए तो लिखिए भाई, क्वेश्चन भाई चला जा रहा है। देखिए भाई, आपका ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो जो गिरफ्तारी का वारंट होता है वह कितने प्रकार का होता है। एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत कर रहे हैं इसको, और सेक्शन 71 पढ़ना है इसके लिए। याद रखिए कौन सा सेक्शन, 71, शुद्ध रूप से, जिसे आपका मैंने कहा जाता है बेलेबुल वारंट, यानी कि जमानती वारंट। तो आप ये कहेंगे कि गिरफ्तारी का जो वारंट होता है आपका, मैंने ये पूछे डिटेल में तब, जो आपका क्वेश्चन है कि पुलिस कब वारंट पर छोड़ सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के नाम अरेस्ट वारंट तो जारी किया गया है, पुलिस गिरफ्तार करके तुरंत क्या करेगी, तत्काल छोड़ देगी। तो ये कब हो सकता है, तो आपका जवाब सीआरपीसी की धारा 71 से होगा। किस धारा से, 71। आप बताएंगे कि अगर न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो और उस वारंट में पुलिस को निर्देश दिया हो कि जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हो और ऐसा व्यक्ति वारंट में वर्णित बांड भर दे और प्रतिभू दे दे तो उसे छोड़ दिया जाए, तो पुलिस वारंट पर गिरफ्तार आभासी गिरफ्तार करके क्या कर देगी, छोड़ सकती है। और बांड नहीं भरता वहाँ, और जमानतदार नहीं देता, तब तो भाई कहाँ लाएगी, कोर्ट। इसको कहते हैं आपका बेलेबुल वारंट। भाई BW शॉर्टकट में भाई पूछा जाता है, BW क्या है। BW आपका प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा में है,
तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 71 में। याद पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन लोग लिखे हैं कि आपका इसमें अनु अनुच्छेद आ जाइए। अनुच्छेद 3 क्या है, यानी कि आपका संविधान का अनुच्छेद 1 भी याद रखना है, अनुच्छेद 2 भी याद रखना है, 3 भी, यानी कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ एक क्वेश्चन अलग से बनता है, वह ये क्वेश्चन बनता है कि संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती। तो आपका सतर्क रहिएगा। किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती हैं, राज्य को मिटा सकती हैं, कई भागों में बांट सकती हैं, कई टुकड़ों में कर सकती हैं, दो राज्यों के कुछ हिस्से को, दो या दो से अधिक राज्यों को कुछ हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना सकती हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती। तो किसी राज्य के भाग को दूसरे देश को नहीं दे सकती। तो अगर देना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंड करना पड़ेगा। कहाँ? संविधान में। इनरी बेरू बारी का मामला याद रखिए। इनरी बेरूबारी के मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि अगर किसी राज्य के किसी भाग को किसी दूसरे देश को देना है तो ये कानून से संभव नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या करना पड़ेगा, एमेंड। इसके लिए आपका 9वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। ये बांग्लादेश वाला याद रखिएगा, हो सकता है आप बताएं 100वां है कि 101वां। हाँ, 100वां। एक बार देख लीजिएगा भाई, तो 100 होगा। 100 बांग्लादेश से अभी मोदी जी ने आपका भारत का ज़्यादा हिस्सा दिया गया और बांग्लादेश का कम हिस्सा लिया गया। वैसे हमारे पप्पू ने, भाई पप्पू नहीं, हमारे राहुल गांधी जी ने आपका इस पर खूब आपत्ति की थी, लेकिन उनकी सुनता कौन है। कहता व्यक्ति अच्छा है, लेकिन ये जो उसी की पार्टी वाले और भाजपा वाले उसका मजाक बना देते हैं। जैसे कहा कि मोदी जी ऐसी मशीन लाएंगे कि एक तरफ आलू डाला जाए तो दूसरी तरफ गुजरात में क्या निकलेगा, सोना। तो देखिए भाजपा वाले क्या किए, ये तो कह दिए, ये असली पप्पू है, कह दिया कि आलू से हम क्या बना देंगे, सोना। प्रसिद्ध हो गया। भाई कोई माने अंधभक्त हो तो नाराज न होना, मैं ऑनलाइन में बता रहा हूँ, ये उदाहरण दिया जाता है। अंधभक्त बड़ी खतरनाक होते हैं, तो अंधभक्त नाराज ना हो। परम भक्त ठीक है, अंधभक्ति बहुत खतरनाक होती है। अगला देखिए भाई, अनुसूची 9 क्या है। अनुसूची 9 से भी क्वेश्चन बनता है। शेड्यूल 9 क्या है। तो जब भी आप 9 पढ़िए, क्वेश्चन वाइज चला जा रहा है भाई, जो पूछा गया जब पूछ सकता है। शेड्यूल 9 क्या है, तो भाई अच्छे से आप पढ़ कर जाइएगा। अब इसमें आपका शेड्यूल 9 में क्या बताना है, ये देखिए। अगर कोई पूछे कि अनुसूची 9 क्या है, तो आप ये बताएंगे कि अनुसूची 9 अनुसूची 9 में जो कानून रखे जाएंगे, उन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो अनुसूची 9 क्या है, तो अनुसूची 9 ये प्रावधान करती है कि जिनका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती। अब ये कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो द्वारा जोड़ा गया आपका 1951 में। दो केस याद रखिएगा। अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और दो केस जो याद रखना है, एक वामन राव का और दूसरा आई आर सिल्हो का।
एक वामन राव का और दूसरा IR सिल्हो। दोनों वादों में आपका यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 9वीं अनुसूची के किसी कानून से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा डिस्टर्ब होता है तो न्यायपालिका 9वीं अनुसूची के कानून का भी जुडिशियल रिव्यू करके उसे अवैध घोषित करने की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की क्षमता रखती है। तो लेकिन एक सीमा लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो नियम है ये उत्पन्न हुआ चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के बाद में, अतः उसके पहले के कानूनों को हम नहीं छुएंगे। तो केशवानंद भारती का निर्णय किस तारीख को आया? तो 24 मार्च 1973। हाँ, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं अब उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन किस बेस पर? यदि वे संविधान की आधारिक संरचना या मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिस्टर्ब। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, संविदा की परिभाषा बताइए। तो संविदा के तत्व पूछा जाता है, यूपीजे में पूछा गया है, बिहार में भी। बताइए, तो खूब तो लोग संविदा नियम पढ़ते हैं, आप भी बताइए भाई कुछ। कॉन्ट्रैक्ट के तत्व कितने हैं? तो बस आपका संविदा नियम की तो परिभाषा देखिए। संविदा अधिनियम की धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषा। तो बताइए 2H में क्या है? हाँ, यानी कि आखिर अब यही क्वेश्चन आया कि ऐसा करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो, यही ना, उसे हम क्या कहेंगे? तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट के कितने तत्व हुए? वो ना कहेगा कि दो व्यक्ति होने चाहिए प्रस्ताव, यानी कि दो, केवल दो तत्व। कॉन्ट्रैक्ट के दो तत्व, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वह एग्रीमेंट आपका इन्फो ला द्वारा क्या हो? इन्फोर्सबल, यानी कि विधि द्वारा क्या हो? प्रवर्तन। तो अब तुरंत आया कि एग्री, अब यहीं से देखिए उठाया जाता है, यहीं से अब 4-5 क्वेश्चन हम निकालेंगे, भले आपको याद ना हो, और यहीं से आप दिमाग ऐसे ही पढ़िए, बहुत कम समय में ज़्यादा। अब आपका पूछ ले एग्रीमेंट क्या है और बी द्वारा प्रवर्तनी कब करार होगा? तो इसके लिए सेक्शन 10 तुरंत बताइए कि वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है जो धारा 10 की शर्तों की फुल जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देता है। यानी कि जो एग्रीमेंट सेक्शन 10 की शर्तों की कंडीशन को फुलफिल कर दे वह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एग्रीमेंट नहीं फुलफिल करता वह एग्रीमेंट ही रह जाता है, ये याद रखिए। अब इसी के तर्ज पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या, कभी आप ये बताइए कि क्या ऐसी कंडीशन भी है कि कोई एग्रीमेंट है और सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा? तो आप कहेंगे हैं। और कोसाई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा कल्प, और संविदा कल्प का मतलब कि ऐसा करार या ऐसा संव्यवहार जो संविदा के तत्व तो नहीं है फिर भी कानून संविदा जैसा मान लेता है। तो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है? 68 से लेकर कहाँ तक? 72। तो बेस क्या है इसका, क्यों ऐसा माना जाए? अगला क्वेश्चन आता है, अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कानून धनी नहीं होने देगा, यही इसका क्या है? बेस।
ये आपका मिश्रण है, कॉन्ट्रैक्ट और टाट का मिक्स रूप है 68 से लेकर 72, वो अलग बात है। यानी कि ये आप बताएंगे। तो भाई संविदा तो हो गई। अब एग्रीमेंट क्या है, अब यहीं से उठाएंगे 4-5 सेक्शन। देखिए आपका ये पूछेगा कि करार, करार क्या है, तो आप बताएंगे करार की परिभाषा 2E में दी गई है। संविदा नियम के किस धारा में? वचन अथवा वचनों का ऐसा संवर्ग, माने प्रामिज या सेट ऑफ प्रामिज, वचन अथवा वचनों का ऐसा संवर्ग जो एक दूसरे का कंसिडरेशन या प्रतिफल हो। तो आपका वचन क्या है, क्योंकि दोनों वचन क्या है, तो फिर आप बताएंगे टू बी। कि प्रामिज क्या है, तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वहीं प्रपोजल कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रामिज में। तो प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, तो प्रपोजल 2A में, और एक्सेप्टेंस कहाँ, 2B। ये पूछा जाता है प्रामिज क्या है। तो प्रामिज जब भी पूछे तो आप एक लाइन जवाब दीजिएगा कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वह प्रपोजल अब प्रामिज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोनों तरफ से प्रामिज हो जाते हैं, वचन आ जाते हैं, तो वह एग्रीमेंट बन जाता है। और ये एग्रीमेंट सेक्शन 10 के कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तो क्या होता है, संविदा। ये आप याद करके जाइएगा। अब प्रपोजल क्या है, अब यहाँ से भी जे में पूछा गया था यूपी कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक कबूतर है और कबूतर के गले में एक चिट्ठी बांध देता है, बी के पास प्रपोजल भेजता है। क्या ये प्रपोजल सही माना जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि अब पशु पक्षी माध्यम नहीं, वो जमाना गया कि जा जा कबूतर जा, यानी कि जा जा कबूतर जा, हो गया जमाना। प्राचीन काल में होता था, लेकिन अब पशु पक्षी आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के माध्यम माने जाएंगे कि नहीं? नहीं। एक और बहुत अच्छा उदाहरण पूछा गया था यूपीजे में कि ए नदी के किनारे बी हैं, इधर ए है। ए आपका प्रपोजल करता है, बी आधी बात सुनता है आधी नहीं सुनता, मैंने आधी बात कहता है तब तक हवाई जहाज गुजरता है और आधी बात भी सुन नहीं पाता। तो क्या प्रपोजल पूर्ण हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका प्रपोजल की संसूचना, कम्युनिकेशन बी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। किताब उताब में नहीं मिलेगा भाई। बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते हैं प्रयागराज दिल्ली में, तमाम लोग दिल्ली से आए यहाँ और अभी भी दिल्ली से सुबह आकर पढ़ रहे हैं। ये खुद कहते हैं कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बता देते हैं टेक्निकल बातें, ये तो तमाम लोग दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, बताते ही नहीं। वो तो ऊपर ऊपर बता के क्या करते हैं, निकल जाते हैं। और जो आप दो चार टेक्निकल बातें बता देते हैं वो कहीं बताई नहीं जाती। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो टीचर है आपका वही परंपरागत नोट्स रखे हैं, उसी से उतना ही पढ़ाएंगे और उतना ही आपका लिखवाएंगे। उनको जो नए नए घटनाएं हैं वो ज़्यादा कोरिलेट नहीं करते। रेस जुडिकेटा आपको बताएंगे तो सेक्शन 11। अब ये नहीं कि कहाँ कहाँ रेस जुडिकेटा है, नया जमाना का जो क्वेश्चन है वो भिन्न है। जब तक आप कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक भाई कुछ काम चलने वाला नहीं होगा। अब देखिए इसी को हम आपका फिर कोरिलेट कर रहे हैं, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो करार धारा 10 की शर्तों को फुलफिल कर दे उसे एक्चुअल आपका कॉन्ट्रैक्ट कहिएगा। और डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि सेक्शन 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं किया फिर भी जबरदस्ती कानून क्या मान लेता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए कोसाई, कोसाई मैंने संविदा जैसा है नहीं। तो जहाँ जहाँ ये आए एक्चुअल और आपका कंस्ट्रक्टिव, रट कर जाइएगा। आपका डिक्री में भी पूछा जाता है सीपीसी में कि डिक्री, एक्चुअल डिक्री कब होगी, जब डिक्री के सभी आवश्यक तत्व उस निर्णय में क्या हो पाया जाए। और डिम्ड डिक्री का मतलब, तो डिम्ड डिक्री मतलब डिक्री की आवश्यक तत्व नहीं है फिर भी जबरदस्ती कानून क्या करता है, उसे डिक्री समझ लेता है, डिम्ड डिक्री।
तो कौन सी दो डीम्ड डिक्री हैं? तो वादपत्र का नामंजूरन और 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण, ये तो याद होना चाहिए। फिर एविडेंस में भी पूछा जाता है खूब। आपका डिम्ड पर 119 पूछी जाती है, धारा 63 का क्लाज 5 पूछा जाता है। तो ये सब पूछे जाते हैं। अगला देखिए आपका शून्य और शून्यकरणीय को परिभाषित करिए। वाइड और वाइडेबल। तो कब कोई, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये पूछे कि शून्य करार क्या है और शून्य संविदा क्या है, वाइड एग्रीमेंट दे तो अलग काम आएगा, और वाइड आपका कॉन्ट्रैक्ट दे तो अलग दिमाग लगाइएगा। वायर्ड अगर एग्रीमेंट दे, इसका मतलब ये हुआ कि वह एग्रीमेंट सेक्शन 25 की शर्तों की पूर्ति नहीं किया, और जब पूर्ति नहीं किया तो या तो 23 में आ गया, या 24 कॉन्ट्रैक्ट की धारा 25 में आ गया, 26 में आ गया, 27 में, 29 में, 30 में, या 36 में, या 56 के पैरा फर्स्ट में। तो ये एग्रीमेंट ही शून्य हो गया, बात कोई मतलब नहीं है। अगर ये यानी कि ऐसा करार जो विधितः प्रवर्तनीय नहीं हो, यानी कि सेक्शन 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं किया। यहीं आपका पूछे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये अलग हो गया, यानी कि करार था, धारा 10 की शर्तों की क्या किया पूर्ति, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन कुछ बाद में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन असंभव हो गया, तो असंभवता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन तुरंत जोड़ेंगे। कौन सी धारा? 56 का कौन सा पैरा, फर्स्ट की सेकंड? दोनों में भाई आपका प्रारंभिक फर्स्ट में और पश्चातवर्ती किस में है? सेकंड में। दोनों मार्क कराइए। आपका असंभव हो गया तो शून्य संविदा। शून्यकरणीय का मतलब ए प्री में भी आया था, जे में। वाइडेबल का मतलब कि जहाँ की एक पक्षकार को विकल्प होता है, या तो वह संविदा को प्रवर्तित कराए या शून्य घोषित कराए, इसको वाइडेबल कहते हैं, यानी कि शून्यकरणीय। अब देखिए आपका एकात्मक संविधान क्या है। एकात्मक संविधान का मतलब कि जहाँ की आपका शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य में नहीं होता, केवल संघ होता है, और संघ से ही पूरा देश क्या होता है? गवर्न। इसको हम कैसा कहेंगे? शासन। एकात्मक। और संघात्मक का मतलब आपका संघ और स्टेट होंगे, और संघ और राज्य में शक्तियों का क्या होगा? विभाजन। जो मुख्य आपका जानना है वो देखिए कि जो आपका फेडरलिज्म है या परिसंघात्मक व्यवस्था है, उसका क्रोड क्या है आवश्यक तत्व तो तमाम वो से मतलब नहीं है। क्रोड ये बताइएगा, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का विभाजन, यानी कि संघ और राज्य में शक्ति का क्या रहता है? विभाजन। वहीं उसका क्रोड है। तो क्या भारत में शक्ति का विभाजन किया गया है कि नहीं? देखिए दो क्वेश्चन इस पर पूछेगा यूपी में, जे में। सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर अलग अलग है, इसको अलग से लिखिए भाई। दो पहले हम डिवीजन ऑफ पावर बताते हैं। देखिए आपका कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहला नियम याद रखिए। अब पहले कौन आता है इंटरव्यू में? पूछ लिया कि डिवीजन ऑफ पावर आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर। हिंदी बता दें, डिवीजन ऑफ पावर मैंने शक्ति का विभाजन, और सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्ति का पृथक्करण। तो पहले कौन आता है? यूपीजे का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पहले डिवीजन ऑफ पावर आएगा, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ क्या आएगा? पावर। दोनों समझिए भाई। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये हुआ कि जो संघात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ संघ एक होता है, अलग राज्य होते हैं। संघ
किस विषय पर कानून बना सकता है, राज्य किस विषय पर कानून बना सकता है, एक लिखित संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से क्या रहता है, विभाजन। तो क्या भारत में ऐसा है कि नहीं है? अनुसूची 7 है। 7 में कितने लिस्ट? 3। संघ सूची पर कौन बना सकता है कानून? संघ। राज्य सूची पर राज्य और कनकरेंट पर दोनों। तो डिवीजन ऑफ पावर भारत में लागू होता है कि नहीं? लागू होता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर आता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, केंद्र सरकार के भी 3 अंग, राज्य सरकार के भी, दोनों के लिए चल रहा है। एक विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कौन? कार्यपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य अलग, विधायिका का अलग, कार्यपालिका का अलग, तीनों के व्यक्ति अलग हों, तीनों का कार्य अलग हो, एक दूसरे से हस्तक्षेप न हो, अतिक्रमण न किया जाए, यही आपका सेपरेशन ऑफ पावर है। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। बहुत तो भाई सार ही बताया गया। इसके बाद आपका सह अभियुक्त और सह अपराधी को परिभाषित करते हुए इसमें अंतर बताइए। तो आपका को एक्यूड और ए कॉम्प्लेक्स, इसको कल बताया जाएगा भाई। कल आपका दिन में ही क्लास चलेगा भाई। दिन में आप आइए, थोड़ा लेट ही आइए, आपका 9, 10, 11 बजे आइए। 11 बजे से कल क्लास चलेगा दिन में, क्योंकि संडे है, थोड़ा हम भी खाली रहेंगे, तो 2-3 घंटा 1-1:30 बजे तक खींच दिया जाए। तो पहले ये जो क्वेश्चन बनाकर लोग दिए हैं, पहले ये आपका किया जाएगा। उसके बाद ये खत इसी पढ़ाते पढ़ाते तमाम क्वेश्चन अपने आप ही कवर हो जाएंगे। इसमें क्या है भाई, आपका एक क्वेश्चन थोड़े बताया जा रहा है, उससे रिलेटेड जितने हैं सब चल रहा है, यानी कि पूरा सब सब्जेक्ट चल रहा है, चाहे एविडेंस हो, सीआरपीसी। और इस समय यही चाहिए भी कि हर एक कानून में दिमाग क्या करिए, घुमाते रहिए, ये नहीं कि केवल आईपीसी और एविडेंस में रह जाइए। नहीं ठीक है भाई, हमारा तो कर्तव्य है ना बताना। न आया हो बताइए, आप नए हैं भाई, पटना से डायरेक्ट आए हैं, नाम सुनकर आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि भाई आपका जो भी बातें न समझ में आए, यहाँ किसी को रोका नहीं जाता भाई, सबको बता दिया जाए। लेकिन कोई कुछ पूछता ही नहीं, पता ना क्यों, बहुत कम लोग पूछते हैं। यानी इतना क्लास चल रहा है लेकिन बहुत कम ही लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि मैं खुली छूट दिया हूँ। अन्य जगहों पर बीच में पूछ लीजिए तो भगा देंगे टीचर। कहीं अलाउ नहीं है कि आप बीच में टोक दीजिए। शांति से सिर झुकाकर पढ़िए, पेन भी गिर जाए, बीच में 2 दिन क्वेश्चन कहीं जाकर पूछ लीजिए टीचर से, तीसरे दिन ऑफिस में बुलाकर रोज लताड़ लगाएगा कि फिर से आप नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ तो खुली छूट है, फोन से पूछिए, बाहर पूछिए, क्लास में पूछिए, फिर भी लोग नहीं पूछ रहे हैं, है छूट के बावजूद भी। तो कल 11 बजे आइए भाई, इन्हीं क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। और प्रयास करिए कि लिखते रहे, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन बनाकर लाइए भाई, जो भी दिमाग में हो, या कहीं पत्रिकाओं में हो, कहीं